डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आंसर की ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जो एडमिशन टेस्ट हुआ था केमिस्ट्री के लिए। उसकी आंसर की मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। ये एग्ज़ाम हुआ था 17 सितंबर 2021, यानी कल हुआ था ये। और इस पेपर में दो पार्ट्स रहते हैं। पार्ट ए जो रहता है वहाँ पे आपको जनरल नॉलेज यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है ये, और दूसरा पार्ट जो है वो बी पार्ट, वो आपका सब्जेक्ट नॉलेज चेक करता है, यानी वो केमिस्ट्री का पेपर होगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो पहले जो 25 क्वेश्चंस हैं वो जनरल एप्टीट्यूड के हैं या जनरल नॉलेज के मैं कह सकता हूँ। तो वो मैं नेक्स्ट यानी अलग की इसके लिए बनाऊँगा। लेकिन फिलहाल हम डायरेक्ट जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, जहाँ से शुरू होती है केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री का पेपर। तो ये है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ से केमिस्ट्री का शुरू हो जाता है, केमिस्ट्री का पोर्शन यानी पार्ट बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट काइनेटिक गैस इक्वेशन द टर्म्स यूज्ड हैव देयर यूजुअल मीनिंग। यहाँ पे PV इज इक्वल टू 1 बाई, हमें मालूम है कि ये इसकी जो इक्वेशन है वो ऐसे रहता है, PV इज इक्वल टू 1/3 NMU स्क्वायर या C स्क्वायर, इस तरह रहता है। तो आप यहाँ पे मिला दो कौन सा, तो ये आता है ये C ऑप्शन। यहाँ पे ये PV इज इक्वल टू 1/3 NMC स्क्वायर, इसने MNC स्क्वायर लिखा है तो एक ही बात है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन इसका आता है सही। उसके बाद में पूछ रहा था मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज रिलेटेड टू टेम्परेचर एज। देखो इसने ये जिसने ये पेपर किया है उसने भी सही किया है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी रहता है बराबर √2RT डिवाइड बाई M। तो इसका मतलब ये भी यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हो, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो या एवरेज वेलोसिटी, कोई भी वेलोसिटी हो, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √of टेम्परेचर, यानी दैट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। लेकिन अगर आप फ्रैक्शन देखेंगे, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है ना, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होता है अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, फ्रैक्शन कम होता है, लेकिन स्पीड तो बढ़ती है। मान लीजिए ये पहले मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ये थी, अब ये है, तो ये हायर टेम्परेचर या लोअर टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से कोई भी वेलोसिटी बढ़ ही जाती है। सो मैं कहूँगा इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सो इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्लियर। उसके बाद में पूछ रहा था फिक्स्ड एट फिक्स्ड टेम्परेचर द एवरेज वेलोसिटी इज मैक्सिमम फॉर। देखो एवरेज वेलोसिटी का अगर आप देखेंगे, एवरेज वेलोसिटी वो बराबर रहता है √8RT/πm, ठीक। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर मैं टेम्परेचर फिक्स कर दूं, ये फिक्स कर दिया, ये तो सब फिक्स है ना, ये सब फिक्स है। तो यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे सिर्फ मोलर मास रहता है। सो एवरेज वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √of मोलर मास, स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। तो इसका जिसका मोलर मास कम होगा उसकी एवरेज वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो मोलर मास इन सब में किसका कम है, तो मैं कहूँगा हाइड्रोजन का, तो पहला ऑप्शन आएगा। उसके बाद में पूछ रहा है कि यूनिट ऑफ ए इन वॉन डेर वाल्स इक्वेशन। देखो हम कहते हैं जो ए है ना, ये प्रेशर करेक्शन है, ये बराबर रहता है AN स्क्वायर डिवाइड बाई V स्क्वायर। तो इसका मतलब ए बराबर रहेगा फिर प्रेशर इंटू V स्क्वायर डिवाइड बाई N स्क्वायर। तो जो प्रेशर का यूनिट है यहाँ पे ये वाला, यानी A इज इक्वल टू PV स्क्वायर डिवाइड बाई N स्क्वायर, यही इसका यूनिट आएगा, यानी इसकी यूनिट पे इसका यूनिट निकल सकता है। तो इसके लिए ये वाला ऑप्शन PV स्क्वायर डिवाइड बाई N स्क्वायर ये सही आता है, ठीक है। ए इसके बराबर आता है। उसके बाद में पूछा है क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है कि द वैल्यू ऑफ वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट A फॉर CO2 इज लोअर देन दैट ऑफ अमोनिया। ए मीन्स अट्रैक्टिव फोर्स। अब जब A ज़्यादा होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा, और जिसमें अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होता है वो इजीली लिक्विफाई होता है। तो अगर अमोनिया का A ज़्यादा है तो इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स जिसमें ज़्यादा है तो ये इजीली लिक्विफाई होगा। तो इसका मतलब ये पूछ रहा है फिर द गैस दैट कैन बी लिक्विफाइड विद ग्रेटर ईज इज अमोनिया। तो अमोनिया ही होगा जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, यानी अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा, उसमें लिक्विफिकेशन भी इजीली हो जाती है। उसके बाद में पूछ रहा था क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ CO2 इज 31.1 डिग्री, इट मीन्स दैट CO2 कैन बी लिक्विफाइड एट टेम्परेचर T ग्रेटर देन T। देखो कोई भी सब्सटेंस उसके क्रिटिकल टेम्परेचर के अबो कभी भी लिक्विफाई नहीं होती, उसके क्रिटिकल टेम्परेचर के बिलो ही लिक्विफाई होती है। तो इसका मतलब जो टेम्परेचर होना चाहिए वो होना चाहिए लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर है 31.1 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब इसके बिलो जब T आएगा तब यहाँ पे लिक्विफिकेशन होगी, तो इसका ऑप्शन है C। उसके बाद में द कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट इन गैस ड्यूरिंग द कूलिंग इफेक्ट इन अ गैस
ड्यूरिंग द जूल थॉमसन एक्सपेंशन इज ऑब्जर्व्ड एट, ये कहाँ पे ऑब्जर्व होती है? देखो ये टेम्परेचर बिलो इन्वर्जन टेम्परेचर, कूलिंग बिलो इन्वर्जन टेम्परेचर होती है। तो याद रखना टेम्परेचर लोअर देन इन्वर्जन टेम्परेचर इसका सही ऑप्शन है। ये आपने पढ़ा होगा जूल थॉमसन इफेक्ट में। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे पूछ रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। पहला ये बोल रहा है कि इन्वर्जन टेम्परेचर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच गैस, सही बात है, अलग अलग का अलग अलग इन्वर्जन टेम्परेचर रहता है गैस का। दूसरा पूछ रहा है कि इन्वर्जन टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन वान डर वाल्स कांस्टेंट, ये भी सही है। तीसरा पूछ रहा है द एक्सप्रेशन फॉर इन्वर्जन टेम्परेचर इज 2A/RB, ये भी हम पढ़ते हैं, ये भी सही है। तो द इन्वर्जन टेम्परेचर इज द क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर अलग है, क्रिटिकल टेम्परेचर लिक्विफिकेशन के लिए लगता, जबकि इन्वर्जन टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर है जिसके बिलो कूलिंग स्टार्ट होती है। तो ये वाला सही, ये वाला इनकरेक्ट है। तो फिर हमारे लिए जो इनकरेक्ट ही ढूंढना है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये वाला लास्ट वाला फोर्थ वाला ऑप्शन। उसके बाद में पूछ रहा था कॉन्स्टेंट, द रेट कॉन्स्टेंट बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। देखो रेट इज इक्वल टू लिखते हैं हम के इंटू कंसंट्रेशन ए, सपोज कंसंट्रेशन बी रेज्ड पावर समथिंग। अगर ये कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाए, यानी ये वन रेज पावर एनीथिंग वन रेज पावर एनीथिंग वन, तो ये वन रह जाएगा, के इंटू वन बन जाएगा के इंटू वन, वो बन जाएगा रेट के बराबर, यानी रेट इज इक्वल टू के। यानी रेट के बराबर कब बनती है, इसकी डेफिनेशन भी है, जब ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स है वो यूनिटी हो जाते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी, ये इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर है। फिर पूछा द सम ऑफ पावर्स रेज्ड टू द कंसंट्रेशन टर्म्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो सम ऑफ पावर्स है वो है रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर? ये भी डेफिनेशन ही है, डेफिनेशन है डायरेक्ट ऑर्डर की, ठीक। उसके बाद में पूछा कि मोल डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर मीन्स लीटर मान लो आप, ठीक है। मोल डेसीमीटर इनवर्स है तो पर लीटर, मोल पर लीटर पर सेकंड, ये किसका यूनिट है? देखो मोल पर लीटर और पर सेकंड 1 - n रेज़ पावर 1 - n, इससे हम निकालते हैं ऑर्डर, सॉरी यूनिट ऑफ के। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है तो 1 - 1 तो ये 0 हो जाता है, तो पर सेकंड। अगर ये 0 ऑर्डर है तो 1 - 0 तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड, यानी मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो इसका मतलब ये कौन से रिएक्शन का ऑर्डर है? तो 0 ऑर्डर का, रेट कांस्टेंट फॉर 0 ऑर्डर का है, ठीक है। तो इसके बाद में पूछ रहा था रिएक्शन बिटवीन द रिलेशन बिटवीन फॉर द रिएक्शन बिटवीन टू रिएक्टेंट्स ए एंड बी, द प्लॉट 1/a - b ln of b into a - x, a into b - x, ये वर्सेस t गिव्स स्ट्रेट लाइन, है ना। द स्लोप ऑफ द प्लॉट गिव्स द वैल्यू ऑफ k। क्लियर? देखो ये सेकंड ऑर्डर के लिए है, सेकंड ऑर्डर फॉर टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स, ऐसे लिखते हैं हम k इज इक्वल टू दिस। अब अगर मैं ये इधर t इधर ले जाऊं और k इधर, तो ये 1/k, यानी अगर मैं t वर्सेस ये ग्राफ बना दूं तो हमारे पास में जो स्लोप आएगा बराबर 1/k। क्लियर? तो यहाँ पे है क्या कहीं पे? तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन स्लोप ऑफ दी 1/2 रेट कांस्टेंट, तो इसके लिए पहला ही आएगा, पहला ही ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसके बाद में पूछा है कि फॉर द रिएक्शन ए गिव्स बी हाफ लाइफ इज 300 सेकेंड, कैलकुलेट दी फॉलोइंग। ये पूछ रहा है कि हाफ लाइफ है 300 सेकेंड, द रिएक्शन इज, हाफ लाइफ जो है वो इसने 300 सेकेंड्स दिया है। तो ये पूछ रहा है कि 0 ऑर्डर है, बायोमोलिकुलर है, फ्रैक्शनल ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है। देखो अगर इसने सिर्फ सेकंड्स में दिया है तो मेरे ख्याल से फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन आता है, ठीक है। उसके बाद में पूछा था ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय, ऑर्डर जो है सिर्फ एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन कर सकते हैं हम, ठीक है, ये थियोरेटिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये इसका सही ऑप्शन है। फिर इसके बाद में यहाँ पे पूछ रहा था ड्यूरिंग दी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इनटू प्रोडक्ट। देखो जब हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, मान लीजिए ये ए बी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इसमें जो वाइब्रेशनल एनर्जी है ना, जब ये प्रोडक्ट बनाता है, ये बनाता ए प्लस बी सपोज, तो वाइब्रेशनल एनर्जी ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में कन्वर्ट हो जाती है। तो मैं बोलूँगा 1 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज कन्वर्ट इनटू ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये इसका सही ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद में नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स
कॉरस्पॉन्ड, अगर इसका नेगेटिव वैल्यू आता है एंट्रोपी का, तो इसका मतलब एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ हाईली एक्टिवेटेड हाईली ऑर्डर्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हो रहा है यहाँ पे। तो जब एंट्रोपी कम हो रही है तो ऑर्डर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में ये पूछ रहा था फॉलोइंग, ये जो देखो ये जो है ना, ये सॉल्ट इफेक्ट का ये है। अब देखो इसमें अगर कहीं पे सिर्फ सिंगल चार्ज है, एक ही चार्ज है, तो उसका जीरो आएगा, यानी उसमें सॉल्ट इफेक्ट कुछ भी नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पे चार्ज है ये और ये, यहाँ पे ये चार्ज, यहाँ पे ये भी चार्ज, यहाँ पे सिर्फ अकेला चार्ज है। तो ये सिंपली याद रखना, क्योंकि आप लोगों ने ये पढ़ा नहीं होगा। तो सॉल्ट इफेक्ट पहले सिलेबस में आता था, अब इन्होंने निकाल दिया सिलेबस से, तो आप अब पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये बुक्स में रहता है, फिजिकल केमिस्ट्री की बुक्स में रहता है, ठीक है। प्राइमरी सॉल्ट और सेकेंडरी सॉल्ट इफेक्ट प्राइमरी में पढ़ लेना। ये वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ गैस अगेंस्ट वॉल्यूम इज, वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ गैस अगेंस्ट वैक्यूम के खिलाफ अगर आप काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ऊपर कुछ भी अपोजिंग फोर्स नहीं, तो जीरो है, अब जीरो काम कर रहे हैं, ठीक। इसके बाद में तो यानी 43 का जीरो आएगा ऑप्शन। इसके बाद में 44, द डिफरेंस बिटवीन द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर यानी Cp एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम यानी Cv, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ये है ना, इज इक्वल टू R, तो ये इसका ऑप्शन है। अब ये पूछ रहा है कि कैलोरीमीटर कैन बी यूज टू मेजर, ये हीट प्रोड्यूस्ड है ना, सिंपली कैलोरी मतलब हीट एनर्जी, ठीक है। केमिकल पोटेंशियल कैन बी रिप्रेजेंट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, केमिकल पोटेंशियल पूछ रहा है। केमिकल पोटेंशियल का मतलब रहता है चेंज इन फ्री एनर्जी विद चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एंड अदर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो ये है, तो dG/dN याद रखना, dG/dN तो है क्या कहीं पे, ये यहाँ पे चेंज इन फ्री एनर्जी विद चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, तो इसका केमिकल पोटेंशियल का एक्सप्रेशन ये। फिर पूछ रहा है क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, तो वो बराबर रहता है ऐसे, d ln p सॉरी इसके लिए ये, ठीक है, बाय dt इज इक्वल डेल्टा HV डिवाइड बाय RT स्क्वायर। तो इससे ये निकाल सकते हैं डेल्टा HV यानी एंथैल्पी ऑफ मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो ये मैं कहूँगा इसके लिए पहला ऑप्शन ये आएगा, ठीक है, पहला ही ऑप्शन आएगा क्लैपेरॉन इक्वेशन के लिए। इसके बाद में एन आइडियल गैस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, देखो आइडियल गैस कैसे कैरेक्टराइज किया जा सकता है, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ये ग्रेटर देन 0 रहेगा, ठीक है। और एंट्रोपी ऑफ वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, यहाँ पे ये ग्रेटर देन 0 बोल रहा है, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ये ग्रेटर देन 0 बोल, देखो ये जो चीज़ है ना, ये एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, ये सब 0 हो जाता है, ठीक है, आइडियल गैस में। लेकिन एक्टिविटी जो रहती है, एक्टिविटी अगर आप देखेंगे, एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी इसके मोल फ्रैक्शन के बराबर रहती है, यानी एक कंपोनेंट की एक्टिविटी उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर हो जाती है। तो मेरे ख्याल से ये वाला जो है इसका सही ऑप्शन है, बाकी सब गलत है। तो इसके बाद में एंट्रोपी ये वाला भी सही है, लेकिन एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग हर एक चीज़ में बढ़ जाती है, तो आइडियल गैस में तो ये खास नहीं है, खास ये चीज़ है इसमें। बाकी ये जो नहीं, ये गलत है, ये दोनों गलत है, ये सही है, लेकिन ये वाला इसका करेक्टरिस्टिक है, क्योंकि डेल्टा एस मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 ये हर एक चीज़ में होता है, ठीक। इसके बाद में व्हेन द इंटरेक्शन बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल्स आर वीकर देन द इंटरेक्शन बिटवीन द लाइक मॉलिक्यूल्स, अगर एक जैसे मॉलिक्यूल्स की जो इंटरेक्शन है, अगर वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की इंटरेक्शन से ज़्यादा है, तो क्या होगा, सपोज ए जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादा है, जबकि ए बी इंटरेक्शन जो है वो कम है, तो इसका मतलब अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिलाएंगे वो दूर दूर रहेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, दूर दूर रहेंगे तो इनके बॉन्ड जो ना वीक हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज होगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग जिसे आप कहते हैं। तो डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव, मिक्सिंग विल बी पॉजिटिव, डेल्टा एच नेगेटिव, गलत है, डेल्टा एच मिक्सिंग इज नेगेटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव, बोथ डेल्टा एच मिक्सिंग एंड डेल्टा वी आर पॉजिटिव, ठीक। तो ये इसका ऑप्शन है सी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 50, इसका सिंपल सा है, द फॉलोइंग मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय, ये वाटर और इथेनॉल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कर सकते हैं, क्योंकि जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा इजीली हम कर सकते हैं, ठीक है। तो वाटर इथेनॉल इसका सही ऑप्शन है। एट स्लाइटली अबव क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर CST, a pair of partially miscible liquids becomes
यानी पार्शली मिसिबल लिक्विड्स हैं, अगर आप उनको क्रिटिकल टेम्परेचर के अबो ले जाएंगे तो क्या होगा, तो ये मिसिबल हो जाएंगे ना, मिसिबल हो जाएंगे, मिसिबल। तो मैं बोलूँगा ये ना मिसिबल इन, मैं बोलूँगा फिलहाल ऑल पोर्शंस के साथ में जाऊँगा क्योंकि पूरा स्पेस। अब इसके बाद में फिलहाल मैं जा रहा हूँ इसके साथ में, तो ये इसका ऑप्शन है 52। क्वेश्चन नंबर 52, इन रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, मान लीजिए एक मेम्ब्रेन है, यहाँ पे एक तरफ से सोल्यूशन है, दूसरी तरफ से सॉल्वेंट। तो सोल्यूशन की साइड से हम प्रेशर लगाते हैं तो ये जो सॉल्वेंट है ना, प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ से यहाँ निकल जाता है। इसे वाटर प्यूरिफिकेशन भी करते हैं हम, यानी हम ये सोल्यूशन है, ये सॉल्वेंट है, सोल्यूशन को हम ऊपर से प्रेशर देते हैं तो ये वापस ऑस्मोसिस करता है फ्रॉम सोल्यूशन टू सॉल्वेंट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो देखना हमें, लेकिन ये जो प्रेशर है ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। तो मैं बोलूँगा सॉल्वेंट फ्लोज फ्रॉम द सोल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये वाला ऑप्शन इसका सही है, सेकंड ऑप्शन। उसके बाद में ये पूछ रहा है, तो ये तो आपको मान लीजिए रट्टा मारने वाली चीज़ है। द मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो ये है इसके लिए के बी जो रहता है ना, के बी वो आर टी स्क्वायर एम, आर टी स्क्वायर और टी बी स्क्वायर एम डिवाइड बाई डेल्टा एच। डेल्टा एच वेपराइजेशन आता है, डेल्टा एच वेपराइजेशन। तो इससे ये वाली इक्वेशन मिलती है, ये देखो ये वाला आर एम टी स्क्वायर, यहाँ पे आर एम टी स्क्वायर मैंने आर टी बी एम, तो ये वाला जो है पहला ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज नॉट इंक्लूडिंग द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। उसमें चार ही पढ़ते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ते हैं हम, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और क्या पढ़ते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिफ्यूजन उसमें नहीं आता, तो ये इसमें इंक्लूड नहीं होता है। तो इसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन विल डिस्प्ले मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर वो सबसे ज़्यादा दिखाता है जिसके आयन ज़्यादा बनते हैं। देखो इसको अगर तोड़ेंगे तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनेगा, इसको तोड़ेंगे तो Ca2 पॉजिटिव Cl यानी 3 आयन्स बनेंगे, इसमें कोई आयन नहीं बनेगा। इसको अगर आप तोड़ेंगे, देखो ये CONH3 होल 6, ये बनेगा 3 पॉजिटिव प्लस बनेंगे थ्राइस Cl नेगेटिव, तो टोटल मिला के 4 आयन। तो जितने ज़्यादा आयन उतना ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा। ठीक, उसके बाद में पूछ रहा इफ साई आई साई जे डीटा, हाँ, इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1, तो ये नॉर्मलाइज्ड है सिंपली। जब ये 1 के बराबर आता है नॉर्मलाइज्ड, अगर ये 0 के बराबर आता है तो ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो अगर दोनों के बराबर तो ऑर्थोनॉर्मल। द वेव फंक्शन शुड हैव, ये हम कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ते हैं, फाइनाइट, कंटिन्यूअस एंड सिंगल वैल्यू। तो पहला ही ऑप्शन सही है इसका, ठीक है, पहला ही। इसके बाद में साइन 2x इज द आइगन फंक्शन ऑफ द ऑपरेटर। ये डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, कहाँ पे, ये डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक, तो इसके बाद में चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर हर्मिशियन ऑपरेटर। हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए करेक्ट स्टेटमेंट चूज करो। देखो आइगन फंक्शंस आर ऑलवेज नेगेटिव, गलत बात। आइगन फंक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव, गलत बात। आइगन फंक्शंस कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज, अगर 2 डिफरेंट आइगन वैल्यूज है तो वो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो 0 आएगा, यानी ऑर्थोगोनल। दीज आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, तो ये वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद में ये पूछा कि द काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय। ये काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, ये मैं बताता हूँ आपको। इसके लिए काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर जो है ना, यानी के, वो बराबर रहता है पी कैप यानी मोमेंटम में डिवाइड बाई 2m। क्लियर। अब पी कैप जो रहता है पी ये बराबर रहता है एच स्क्वायर, ये एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाई एच क्रॉस स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, इसके बराबर रहता है। ठीक है, अगर जब आप इसको ओपन करेंगे ना तो ये बन जाएगा 1/2m। ठीक है, 1/2। इसके बाद में आएगा एच क्रॉस स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स, तो एच क्रॉस स्क्वायर का मतलब रहता है h/2π, ये इसके बराबर है। तो यहाँ पे देखो ये वाली जो इक्वेशन है ये कुछ इस तरह है, लेकिन इसने क्या किया, इसने यहाँ पे स्क्वायर लगाया है, तो इसने मतलब मिसप्रिंट मैं बोल सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से इसने शायद ऐसा किया है,
ऐसा होना चाहिए था शायद। तो अगर मैं एक्चुअल वैल्यू इसका निकाल के दिखाऊँ तो ये काइनेटिक एनर्जी जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस वो इस तरह आएगा, वो बराबर आएगा 1/2m h स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर, ठीक, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। तो अगर आप इसका स्क्वायर कॉमन निकालेंगे ये बन जाएगा h/2 पाई स्क्वायर, राइट। उसके बाद में डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये वाला मेरे ख्याल से यही वाला ऑप्शन इसमें मैच होता, बाकी कोई ऑप्शन नहीं मैच होता इसमें। इसके बाद में आप देखो यहाँ पे एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ इज गिवन बाय, एनर्जी कैसे देते हैं 1D बॉक्स के लिए। देखो जब हम 1D बॉक्स के लिए सोल्यूशन पढ़ते हैं तो हमें उसकी एनर्जी मिल जाती है। वो एनर्जी कैसे लिखते हैं हम, E = n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 8ma स्क्वायर, इस तरह लिखते हैं हम इसका सोल्यूशन, ठीक है। तो अब आप इससे मैच कराओ कौन सी इक्वेशन मैच होती है यहाँ पे, n स्क्वायर, ये n स्क्वायर है, ठीक है, n स्क्वायर h स्क्वायर, n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाई 8ma स्क्वायर, n स्क्वायर h स्क्वायर है कहीं पे, डिवाइड बाई 8ml स्क्वायर, 8ml स्क्वायर। तो ये है, ये वाला ये मिसप्रिंट हुआ है इसमें, लेकिन मुझे लगता है ये वाला जो है ना ये थोड़ा बहुत मैच होता है, n स्क्वायर h स्क्वायर, ये इसमें मैच होता है, इसमें मिसप्रिंट है। अब एक्चुअली है क्या, ये जो a है ना, इट मीन्स ये आप लेंथ ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बदले में l लिखा है, तो ये n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाई 8ml स्क्वायर, ये सिर्फ मैच करता है n स्क्वायर, बाकी सब गलत है इसमें, ठीक है। चलो ठीक है, ये भी गलत है, मिसप्रिंट है इसमें भी, लेकिन मेरे ख्याल से ही है, सिर्फ मिसप्रिंट है, बाकी मैच हो रही है। द वेव फंक्शन साई इज सिमेट्रिक फॉर, ये याद रखना, ये ऑड के लिए सिमेट्रिक रहता है। जैसे अगर आप 1 के लिए आपको वेव इस तरह दिखेगी, जब n = 1 आएगा, n = 2 आएगा तो आपको वेव जो है ना ये इस तरह दिखेगी, ठीक है, सिमेट्रिक नहीं रहेगी। अब n = 3 आएगा तो आपको वेव इस तरह दिखेगी, ठीक, तो यह तब ये सिमेट्रिक है, तो ऑड के लिए सिमेट्रिक है। ये पूछ रहा है एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल का मतलब रहता है जिसमें पोलर और नॉन पोलर मतलब साइड्स हों, दोनों पार्ट्स हों। तो ये मैं बोलूँगा कि बोथ पोलर एंड नॉन पोलर पार्ट्स इन सेम मॉलिक्यूल, तो ए वाला ऑप्शन आएगा। उसके बाद में बिलो द क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन ऑफ ए सर्फेक्टेंट माइसिल्स आर फॉर्मड रेडिली, नहीं, तो इसके लिए जो है ना दूसरा वाला द सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम एग्रीगेट स्ट्रक्चर से भी नहीं। बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर ये एज इलेक्ट्रोलाइट काम करते हैं, सरफेस ये जो सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स ये दूर दूर रहते हैं, तो सर्फेक्टेंट आयंस एंड काउंटर आयंस एग्जिस्ट एज इंडिविजुअल इन आयंस इन सोल्यूशन, तो ये वाला सही ऑप्शन है, ठीक। ये 64 के लिए, 65 के लिए। उसके बाद पूछ रहा था टेम्परेचर एट विच द सॉल्युबिलिटी कर्व मीट्स दी क्रिटिकल माइस CMC, यानी क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन को मीट करती है, ज्वाइन हो जाती है, उसके बराबर हो जाती है। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्राफ्ट पॉइंट, और उस टेम्परेचर को कहते हैं बिलो दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर। तो उसके बाद में सर्फेक्टेंट्स प्ले मेजर रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ इमल्शंस बाय इंक्रीजिंग द इंटरफेशियल टेंशन, नहीं, ये इंटरफेशियल टेंशन को कम करते हैं, तो ये वाला डी वाला ऑप्शन। उसके बाद में और एक इन ऑयल टू ऑयल इन वाटर इमल्शन, ये मान लीजिए वाटर है और इसमें ऑयल बैठा है, तो ऑयल इसमें कैसे बैठेगा, ऑयल जो अपना पोलर पार्ट है ना वो वाटर की तरफ करता है और नॉन पोलर पार्ट जो है वो वाटर से दूर रखता है। तो ऐसे ये पोलर हेड है जो वाटर में रहता है और नॉन पोलर पार्ट अंदर की तरफ रहता है, तो यानी हाइड्रोफिलिक पार्ट बाहर रहता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट अंदर रहता है। तो हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप्स रिसाइड इन ऑयल फेज, गलत। हाइड्रोफिलिक ग्रुप टेंड्स टू रिमेन अवे फ्रॉम द वाटर, ये भी गलत है। हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप्स रिसाइड इन एक्वस फेज, ये जो है ना हेड ये वाटर में रहेंगे और जो टेल है वो अंदर रहेंगे, तो ये वाला सही है बी। उसके बाद में यूनिमॉलिक्यूलर माइसिल्स आर फॉर्म्ड, वो यूनिमॉलिक्यूलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल, ठीक है। तो माइसिल्स formed by cationic surfactant, माइसिल्स formed by structure of cationic and anionic surfactant, नहीं, माइसिल्स formed by single polymer molecule with covalently linked amphiphilic chains, ये
ठीक है, शाबाश, ये वाला सही ऑप्शन है। उसके बाद में इंक्रीज इन एल्काइल चेन, अगर एल्काइल चेन लेंथ बढ़ाएंगे तो यानी हाइड्रोफोबिसिटी बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब जो माइसिल फॉर्मेशन है वो जल्दी हो जाएगी, क्रिटिकल CMC वैल्यू जो वो कम हो जाएगा, तो डिक्रीज इन CMC वैल्यू। उसके बाद में ये पूछा जूल थॉम्सन कोफिशिएंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग। जूल थॉम्सन कोफिशिएंट के लिए हम क्या करते हैं, चेंज इन टेम्परेचर विद चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी, इसको हम कहते हैं जूल थॉम्सन कोफिशिएंट। तो ऐसा कोई इसमें मैच नहीं हो रहा, तो मुझे लगता है कि इससे शायद मिसप्रिंट हुआ, तो फिलहाल मैं ये ऑप्शन जो है ना इसको कैंसिल करता हूँ यहीं पे, इसमें कोई भी इससे मिलता जुलता नहीं है, तो ये मिसप्रिंट की वजह से हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 गिब्स डैम इक्वेशन पूछ रहा है। गिब्स डैम इक्वेशन जो है ये रहता है समेशन ऑफ NI d mu I इज इक्वल टू 0, यानी चेंज इन केमिकल पोटेंशियल इज इक्वल टू 0 यहाँ पे आता है। देखो अब इसका मैं बताता हूँ, यानी NI नंबर ऑफ मोल्स में बोल सकता हूँ इंटू d mu I, म्यू मीन्स केमिकल पोटेंशियल। अब देखो केमिकल पोटेंशियल ऑफ मिक्सचर कैन बी चेंज्ड इंडिपेंडेंटली, गलत, केमिकल पोटेंशियल्स ऑफ mixture cannot change independently, chemical activities of a mixture can change independently, internal। देखो केमिकल पोटेंशियल्स जो ना अगर हम इंडिपेंडेंटली चेंज करते हैं तो वो 0 हो जाते हैं, कैन नॉट बी चेंज्ड इंडिपेंडेंटली, तो ये वाला आएगा। ठीक, क्योंकि चेंज इन केमिकल पोटेंशियल यहाँ पे 0 दिखा रहा है। ठीक, अब काइनेटिक स्टडी कैन नॉट, देखो एस्टैब्लिश द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट, ये कर सकते हैं, डिस्प्रूव द मैकेनिज्म, डिस्प्रूव भी कर सकता है, एस्टैब्लिश द मैकेनिज्म विद सर्टेनिटी, प्रेडिक्ट द हाफ लाइफ, हाफ लाइफ भी प्रेडिक्ट करता है, लेकिन मैकेनिज्म तो बताता है लेकिन विद सर्टेनिटी नहीं बता सकता ये, तो ये इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, इट कैन नॉट एस्टैब्लिश द मैकेनिज्म विद सर्टेनिटी। उसके बाद में ये पूछ रहा है, देखो कंबशन ऑफ ग्लूकोज यील्ड्स, कंबशन ऑफ ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज कंबशन करते हैं तो यील्ड्स द डिक्रीज इन एंट्रोपी इन चेंज मैक्सिमम वर्क अवेलेबल इज ग्रेटर देन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, मैक्सिमम वर्क अवेलेबल इज लेस, तो मैं इसके साथ में जाऊंगा। ठीक ठीक, अब ये जो ना ये आप देख लेना, ये एग्जांपल्स में भी दिया होता है, अब इसमें एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा लेंथी है। अब देखो एंट्रोपी ऑफ सॉलिड ऑफ वन नॉर्मल HCl मॉलिक्यूल एट 0 केल्विन, एंट्रोपी को हम दिखाते हैं ऐसे, एंट्रोपी इज इक्वल टू लॉन, या मैं बोलूँगा K लॉन W, W मीन्स प्रोबेबिलिटी। अब HCl को अगर आप 0 केल्विन पे रख सकते हो, ये ऐसे भी बैठ सकता है या ऐसे भी बैठ सकता है उल्टा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2 है। और अगर मैं सपोज इसके एवोगाड्रोस नंबर ले लूँ, ठीक है, तो ये 2 रेज़ पावर n बन जाएगा, यानी W इज इक्वल 2 रेज़ पावर n बन जाएगा, तो इसके हिसाब से इसका जो वैल्यू आएगा वो ये आ जाएगा। ठीक, उसके बाद में 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज वॉज बर्नड इन विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इन अ क्लोज वेसल ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम इन अनदर एक्सपेरिमेंट, सेम हाइड्रोकार्बन वॉज बर्नड इन एन ओपन एटमॉस्फेयर, चूज द करेक्ट। अब देखो एक को आप क्लोज वेसल में जिसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, फिक्स हो रहा है वॉल्यूम, ठीक है, तो वहाँ पे आप कितना भी वर्क कर दो तो क्या होता है, ज़ाया हो जाता है वो, ज़ाया। और अगर आप ओपन एटमॉस्फेयर में कर रहे हैं तो ओपन एटमॉस्फेयर में भी मतलब ये नेगेटिव वर्क कर रहा है। ठीक, तो मैं बोलूँगा कि वर्क डन इज़ 0 इन द फर्स्ट केस, क्योंकि आप उसको हिला ही नहीं रहे, चेंज नहीं कर रहे वॉल्यूम, एंड वाइल नेगेटिव इन सेकंड एक्सपेरिमेंट। ठीक, तो इसके बाद में बॉर्न-हैबर साइकिल से क्या निकालते हैं हम, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को हम निकाल सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन इसका सही आएगा। उसके बाद में चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, मोलर वॉल्यूम्स एंड मोलर एंट्रोपीज आर ऑलवेज पॉजिटिव, गलत, गलत बोल रहा है। ठीक है, ये अच्छा मोलर ये एंट्रोपीज ये बोल रहा है कि नेगेटिव होंगे, नेगेटिव तो नहीं होंगे लेकिन पॉजिटिव हो सकते, तो ऑलवेज पॉजिटिव जाऊंगा मैं। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्टेड थियोरेटिकली, कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, तो एक्सपेरिमेंटली कैन बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो इसका मतलब 78 का सी ऑप्शन आता है। अब देखते हैं 79 में इसने क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट फॉर
द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर ए केमिकल रिएक्शन इज 6.93 इंटू 10⁻⁴ पर सेकंड दिया है इसने। ठीक है, पर सेकंड का मतलब ये है कि यहाँ पे जो जब इसका यूनिट आएगा ना पर सेकंड, तो इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर है। तो यहाँ से ही पता चल जाता है फर्स्ट ऑर्डर। अब फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट किसके, ये जो टी हाफ है, अगर हम देखेंगे टी हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन पूछ रहा है, वो बराबर आएगा 693 डिवाइड आएगा के। वो किसके बराबर आएगा 0.693 डिवाइड के किसके बराबर है यहाँ पे 6.93 इंटू 10⁻⁴। ठीक, ये -4 है, सॉरी -4 दिया इसने, तो ये -4 है। अब इसको ऊपर ले जाओ, ये बन जाएगा 0.693 डिवाइड बाई 6.93 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा ऊपर जाके, 10⁻⁻4 के बदले में 10⁻⁴ हो जाएगा। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6.93 इंटू 10⁻3। अब 6.93 कैंसिल, ये बन जाएगा 1 इंटू 10⁻3 रह जाएगा यहाँ पे। तो 1 इंटू 10⁻3 मतलब 1000 पर सेकंड, तो इसका ये आंसर आएगा। इसके बाद में द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन इज कैलकुलेटेड बाय डिटरमाइनिंग रेट ऑफ रिएक्शन एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स। है क्या कहीं पे एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स कीपिंग रिएक्टेंट कंडीशंस कांस्टेंट। शाबाश, तो ये वाला। इसके बाद में एडियाबैटिक सिस्टम इज कंसिस्ट्स ऑफ, ये क्लोज सिस्टम होगा जिसके अंदर बाहर हीट नहीं जा सकती है। तो मैं बोलूँगा एन ओनली क्लोज सिस्टम दैट डज नॉट एक्सचेंज एनर्जी विद द सराउंडिंग्स। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 82। 82 क्वेश्चन नंबर जो आता है उसमें पूछा गया है कि एलिमेंट्स whose atoms have only one electron in its s subshell, तो सभी एल्कली मेटल्स रहते हैं और कॉपर में भी रहता है। देखो कॉपर का 3d10 4s1 रहता है और क्रोमियम का रहता है 3d5 4s1। तो ये देखो लिथियम, सोडियम, कॉपर, क्रोमियम और सीसियम एल्कली मेटल्स सभी और कॉपर और क्रोमियम में इसमें आएंगी, तो सी ऑप्शन आएगा। The number of unpaired electrons in zinc and Fe3 positive respectively और जिंक में तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन Fe में रहता है। अगर आप Fe लेंगे तो ये है 3d6 4s2। अब इसमें से 3 निकाल दो इलेक्ट्रॉन, ये रह जाएगा 3d5, यानी सब के सब डी सब शेल्स में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मैं बोलूँगा कि इसमें 0 और 5 रहेगा ऑप्शन। उसके बाद में शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शनल ओरिएंटेशन विच इज़ ऑब्टेन्ड मैक्सिमम इन, मैक्सिमम कहाँ पे ऑब्टेन होती है, वो होती है एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और यहाँ पे मैं sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ जाऊँगा फिलहाल। उसके बाद में और इसके बाद में पूछ रहा था मॉलिक्यूल्स हैविंग sp3d हाइब्रिडाइजेशन अगर है तो ये बनाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, मतलब यहाँ पे सेंट्रल में एटम है, यहाँ पे ये लिगेंड्स हैं। ठीक, और ये जो रहेंगे ये इन वन प्लेन रहेंगे विद 120 एंगल 120 डिग्री, और ये वाला जो है इस और इसका यानी एक्शियल और इनका जो एंगल रहेगा ये वाला ये रहेगा 90 डिग्री। तो इसमें 120 और 90 डिग्री वाले एंगल, सॉरी ये फिर से बता रहा हूँ मैं, ये वाला ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल रहेगा। इसमें ये वाले जो एंगल रहेंगे यानी ये और ये वन प्लेन है, तो इसमें ये एंगल रहेगा कितना 120 120 120, और इसके साथ में यानी इसके और इसके बीच में एंगल जो बनेगा या इसके और इसके बीच में एंगल बनेगा वो बनेगा 90 का। तो 90 और 120 देखो आंसर है क्या, ये वाला ऑप्शन। उसके बाद में दी करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम एंड जियोमेट्री ऑफ Cl। ये देखो ये है Cl, इसके सराउंडिंग में है 7 इलेक्ट्रॉन, राइट, बात मेरी समझ लेना। और इसमें दिए है कितने ऑक्सीजन 3, ClO3 है। तो इसका मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसमें नेगेटिव चार्ज भी, ये भी दिखाऊंगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे। उसके बाद में O और ये नेगेटिव, और बचता है लोन पेयर। अब देखो सिग्मा बॉन्ड कितने 1 2 3, क्योंकि डबल बॉन्ड में एक ही सिग्मा रहता है, दूसरा पाई, तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स और एक लोन पेयर। तो सिग्मा प्लस लोन पेयर हो जाता है यहाँ पे 3 + 1 कितना होता है 4, यानी
3 हाइब्रिडाइजेशन 4, यानी s का एक ऑर्बिटल p के 3 ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और लोन पेयर है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन जिस तरह अमोनिया में होता है लोन पेयर, वो उसको पिरामिडल बनाता है, यानी बेंड करता है उसको, ठीक है। तो sp3 और पिरामिडल आएगा इसका, ठीक। उसके बाद में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर इनमें से किस में से है? इसका तो नहीं है, इसका तो नहीं है, इसमें सिंपली मैं बताऊंगा CO, मैं CO के साथ में जाऊंगा, इसका देख लेना। इसमें कुछ बुक्स में आपको 3.5 और कुछ बुक्स में 3 बॉन्ड ऑर्डर मिलेगा, जबकि इसका 2.5 मिलता है, ठीक है। उसके बाद में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक का मतलब जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों। देखो ऑक्सीजन तो पहले ही पैरामैग्नेटिक है, नॉन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। उसके बाद में इसमें देखो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ, इसमें देखो 7 और 8 15, लेकिन एक गया तो यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन तो इसमें पेयर्ड रहेंगे, इसमें 7 और 8। ये पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज डायमैग्नेटिक, यानी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्लोरीन का पूछ रहा है, देखो क्लोरीन में Cl2 पॉजिटिव है, अब Cl है। अब इसमें देखो इसमें 34 आने चाहिए थे, 17 34, लेकिन प्लस चार्ज है तो 33 ही रहेंगे, ऑड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। इसमें ऑड नंबर है तो ऑड ही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। इसमें भी ऑड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे क्योंकि 15 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब इसमें पेयर्ड रहेंगे। तो ये वाला डायमैग्नेटिक, NO पॉजिटिव डायमैग्नेटिक। क्लियर, बात समझ में आ गई, शाबाश। अब इसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज डिस्प्लेज करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ किस में ज़्यादा है? जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बता रहा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, नाइट्रोजन और N2 पॉजिटिव में इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, इसका कम है। NO पॉजिटिव और NO में, NO पॉजिटिव और NO में, यहाँ पे इसका देखो, ये जो इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 2.5 क्योंकि 15 इलेक्ट्रॉन है इसमें, इसका आता है 3, तो इसका मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ कम है, इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, तो ये है, फिर ये वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद में तो कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस का मतलब जिसने मतलब अगर एक एसिड एक प्रोटॉन दे दे उसके बाद में जो बेस बनती है उसको कहते हैं कंजुगेट बेस। अब यहाँ पे ये जो दिखाया इसने दिखाया NH3 और यहाँ पे पॉजिटिव, फिर CH2 COO नेगेटिव। अब इसमें से एक पॉजिटिव चार्ज कम कर दो तो वो जो बनेगा वो बन जाएगा कंजुगेट बेस, यानी एक प्रोटॉन निकाल दो, NH3 पॉजिटिव जो है इसमें से H पॉजिटिव निकाल देंगे, ये बन जाएगा NH2 CH2CO नेगेटिव, NH2 CH2CO नेगेटिव, तो ये वाला सही ऑप्शन। इसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम। प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम उस मॉलिक्यूल का मिलता है जिसमें डायपोल रहता है, यानी 2 डिफरेंट एंड्स, तो वो फिलहाल यहाँ पे है NO की, क्योंकि इसमें एक तरफ N दूसरी तरफ से O है, जबकि इसमें H2 CH4 ये सिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल। उसके बाद में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स डज नॉट हैव इंफ्रारेड एक्टिव मॉलिक्यूल। इंफ्रारेड एक्टिव मॉलिक्यूल का मतलब रहता है कि जिसमें कहीं से भी मतलब अनसिमेट्री आ जाए। अब देखो इसमें तो ये अनसिमेट्रिकल पहले ही है, ये वाला बेंट है, ठीक। CH4 जो है इसमें हालांकि ये सिमेट्रिकल है, लेकिन इसमें स्ट्रेचिंग जो होगी, स्ट्रेचिंग वो सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो सकती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बॉन्ड्स है, तो इसमें कभी ना कभी अनसिमेट्री आ ही जाएगी। अब जहाँ पे 2 ही एटम्स हो वहाँ पे हमेशा सिमेट्री रहेगी, तो इसका मतलब वो इंफ्रारेड इनएक्टिव रहेगा, ठीक है। तो इसके जो वाइब्रेशंस रहेंगे वो हमेशा इंफ्रारेड इनएक्टिव रहेंगे, यानी डज नॉट हैव इंफ्रारेड एक्टिव वाइब्रेशंस। इसमें रह सकते हैं, इसमें रह सकते, इसमें रह सकते, इसमें नहीं रह सकते। द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज, देखो रूट मीन स्क्वायर जो है ना वो बराबर है 3RT डिवाइड बाई M। तो मैं ये कहूँगा कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी यानी RMS, अगर मैं ये कांस्टेंट रख दूँ, ये कांस्टेंट रख दूँ, ये कांस्टेंट रख दूँ, तो ये बराबर आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मोलर मास, ठीक है। सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास है कहीं पे, ये वाला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास।
हालांकि यहाँ पे लिखा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, गलत है। डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास भी लिखा है, ये भी गलत है। स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास है ये बिल्कुल ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक, इसके बाद में एक्वस सोल्यूशन ऑफ फॉलोइंग सॉल्ट विल बी एसिड। अगर NaCl को हम ब्रेक करेंगे, ये बनाएगा HCl NaOH सपोज वाटर में, ये बनाएगा NaOH H2CO3 बेसिक बनेगा, ये बनेगा CuOH और H2SO4। तो इसका मतलब ये वाला जो है इसका सोल्यूशन सबसे ज़्यादा एसिडिक बनेगा। ठीक है, ये शॉर्टकट में बता रहा हूँ मैं, तरीका ये नहीं है, दूसरा भी है। उसके बाद में pKa ऑफ HA एंड HB आर गिवन। देखो pKa जो है ये रहता है नेगेटिव लॉग ऑफ Ka। इसका मतलब जिसका pKa ज़्यादा उसका Ka कम, जिसका Ka कम उसकी एसिडिक नेचर कम। तो इसका मतलब pKa ज़्यादा तो एसिडिक नेचर कम। अब pKa फॉर एसिड HA एंड HB आर दिस, एक का 2.73 दूसरे का 6.2 रेस्पेक्टिवली है। तो इसका मतलब HA का कम है, HB का ज़्यादा है pKa। तो इसका मतलब HA जो है HA ज़्यादा एसिडिक होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा HB के मुकाबले में। तो HA इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HB। क्लियर। उसके बाद में चूज करेक्ट स्टेटमेंट। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी थ्रू नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये गलत है, क्योंकि जो सेल्स रहते हैं वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की वजह से होते हैं, स्पॉन्टेनियस की रिएक्शन की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम यहाँ से एनर्जी देते हैं, तब जाके एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। फॉर एग्जांपल NaCl को ब्रेक करना है Cl और Na में, तो ये वाला जो है ना ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इसके लिए हम इलेक्ट्रिसिटी ऊपर से देते हैं। ए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थ्रू एक्सटर्नल सोर्स ऑफ करंट। ये वाला सही है, तो बी वाला सही है। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 98, ये मैं पढ़ूंगा। यहाँ पे ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स और फर्मियॉन्स, ये बात सही है, आपको इनकरेक्ट देखना है। और प्रोटॉन्स और बोसॉन्स, फोटॉन्स और बोसॉन्स, ये सही। मैटर इज एन असेंबली ऑफ फर्मियॉन्स हेल्ड टुगेदर बाय बोसॉन्स। फर्मियॉन्स हैव इंटीग्रल, ये भी सही है। ये वाला गलत है, फर्मियॉन्स जो है ना इनका हाफ इंटीग्रल रहता है, स्पिन इंटीग्रल नहीं रहता। उसके बाद में ये पूछा है कि करेक्ट, चूज द करेक्ट। देखो ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब रहता है sp हाइब्रिडाइजेशन, sp3 का मतलब है टेट्राहाइड्रल, स्क्वायर प्लेनर का मतलब रहता है sp2d। ठीक है, और इसके बाद में ऑक्टाहेड्रल sp3d2। तो इसका मतलब ये अगर आप मिलाएंगे 1 4 2 1 3 2 4 3, तो ये सी वाला ऑप्शन सही आता है। ठीक है, उसके बाद में लास्ट पे पूछ रहा है कि ब्रैग्स लॉ इज क्लोज रिलेटेड टू एन लैम्डा इज इक्वल 2d साइन थीटा। ये इससे क्रिस्टल स्ट्रक्चर निकालते हैं हम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 100 जो है वो उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर यानी 4th वाला ऑप्शन सही है। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर करो, लाइक करो। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए बाय।